मान के चलो फेब एंड में ही होगा वो, फेब एंड या मार्च फर्स्ट वीक, मतलब 15 फेब के बाद से ही होगा। सर सेंटर पे अब यार ये नहीं कह सकते ना, ये तो कोई गाइडलाइन आई नहीं है। मतलब स्कूल्स भी अगर वैसे जैसे अभी हुआ है तो फिर वैसे होगा जैसे मतलब आपका मिड टर्म हुआ था ना, कि आपको पेपर मिला था पूरा एंड यू हैव रिटन इट डाउन और फिर एक जगह अपलोड करने को बोला था, या जैसे अभी आप कर रहे हो, या तो फिर ऐसे ही होगा। अगर सेंटर पे होगा तो फिर मतलब इतने स्ट्रेंथ में, क्योंकि अभी जैसे बोर्ड्स के लिए भी जो गाइडलाइन आई है वो ये आई है कि मतलब अभी डेट्स नहीं बताई गई हैं, बट नंबर ऑफ सेंटर्स ज़्यादा आएंगे इस बार बोर्ड्स के, एंड 12 स्टूडेंट्स से ज़्यादा एक क्लास में नहीं बैठ सकते। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है। मतलब प्राइमरीली तो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स पर सीबीएसई ज़्यादा फोकस करेगी। आप लोगों का ऐसा रहेगा कि हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि हम लोग पेपर कंडक्ट करवा सकते हैं, मतलब पेपर विल्फ्रेड ही भेजेगा, बट कंडक्ट हम लोग करवा सकते हैं। तो हम लोग जैसे अभी तक कंडक्ट करवा रहे थे वैसे ही करवाएंगे फिर। सर सीबीएसई के 10th और 12th के स्कूल जनवरी से शुरू हो रहे हैं, इसका भी नोटिफिकेशन आया था। अब देखो वो कितना स्टार्ट होता है। 11th का कुछ नहीं आया। हाँ भाई, जो भी आएगा वो उसके लिए ही आएगा। और आर्यन ऑफलाइन क्लासेस का क्या बोलूं, मैं खुद ही चाह रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो। हाँ सर, घर में बैठे बैठे पढ़ पक गया अब तो। दिसंबर तक ही था ना अभी तक लिमिटेशन, हाँ दिसंबर तक तो है ही एक्सटेंड ना हो तो। यार, पूरे स्ट्रेंथ में तो तब भी परमिशन नहीं मिलेगी ना। तो मान लो अगर ये हो जाए कि जैसे 10 10 स्टूडेंट को बुला करके पढ़ाना होता तो तब भी ओके होता, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि 50-50 बच्चे की क्लास में बैठेंगे या 40-40 बच्चे की क्लास में बैठेंगे, तो आई गेस उसके लिए परमिशन ही नहीं मिलेगी। अगर हम करेंगे तो फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, पुलिस केस भी हो सकता है और भी चीज़ें हैं। मतलब इवन इफ यू आर विलिंग एंड आप साइन भी कर लो, अपने पेरेंट्स से साइन करवा के भी ले आओ, तो भी I don't think that we will be allowed to take that much load of classes. But हाँ, meanwhile what I'm doing is कि मैं और बाकी respective faculties what they are doing is कि हम लोग centers पे available हो रहे हैं कुछ कुछ टाइम के लिए। तो in case आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, तो you guys are most welcome to join us for that सर 1.5 hour duration. आप बस कोई टाइम टेबल या ऐसा कुछ है क्या, जब नहीं मतलब ऐसा कौन कुछ सी नहीं होता है फैकल्टी? जैसे सर ऐसा कुछ एचएम नहीं है सर ने जैसे वो बोला है कि उनके पास है, वो अभी उनको भेजा है। मोस्टली तो मुझे खारगर सेंटर पे अवेलेबल होना है, मुझे इतना पता है कि मुझे 2 से 3 दिन वीक में खारगर सेंटर पे जाना है। अभी जैसे आई एम गोइंग टू पेन इन दिस वीक फ्राइडे, और आज मैं सीवुड जा रहा हूँ। तो ये टीचर टू टीचर भी डिपेंडेंट होता है। जैसे कल मैं खारगर पे था तो मैंने नोटिफिकेशन भी डाला था ग्रुप पे, बट कुछ बच्चों की क्लासेस चल रही थी, विजिबल नहीं हो पाता इतने शॉर्ट नोटिस पे, आई अंडरस्टैंड। बट अभी 3 अच्छा से सर, मतलब आप मतलब अभी कंटिन्यूअसली रहोगे सेंटर्स पे अवेलेबल? हाँ मतलब ऐसे जैसे मेरी क्लासेस तो घर से ही लूँगा, क्लासेस घर से ही चलेंगी, बट वैसे जैसे अभी मेरी 3 to 6 का विंडो है मेरे पास ओपन, मतलब आपकी क्लास के बाद आई एम ओपन फॉर 3 to 6, तो 3 से 5 आई विल बी एट सीवर्ड सेंटर। फिर वह वापस से घर आकर के क्लास लूँगा 6 से। इंटीग्रेटेड सेशन का ही प्रॉब्लम सॉल्व देंगे 11 मतलब थोड़ा एक दिन के नोटिस पे बता दिया करो ना। हाँ बेटा, अब ऐसे डिसाइड नहीं हो पाता ना। जैसे अभी खारगर सीवुड सेंट मैं खारगर जाने का सोच रहा था, बट सीवुड पे कुछ काम आ गया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वो अभी मॉर्निंग में ही पता चला, नहीं तो आई विल गिव यू अ नोटिफिकेशन मंडे प्रायर। लगा दे। ओके तो आज अभी 3 to 5, 4:30 या 3 to 5 के बीच में, इफ एनीवन वांट्स फॉर कॉपी करेक्शन या किसी भी पर्पस की वजह से आप विजिट करना चाहते हो फॉर एनी डाउट्स और एनीथिंग, तो यू कैन। आई एम अवेलेबल एट सीवुड सेंटर टुडे फ्रॉम 3 to 5 या 3 to 4:30 मान लो। ओके okay, so the chapter that we are going to study is limits, and किसी ने ऐसा लिमिट्स थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो या थोड़ा बहुत आइडिया हो? एनीवन? सर थोड़े बहुत क्वेश्चंस सीक्वेंस एंड सीरीज के थे, लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड वो सब। हाँ मतलब ऐसा देखा होगा वहाँ पे थोड़ा अप्रैल सा। में देखा था इंटीग्रल के याद। लोअर और अपर। थोड़ा मेनली बहुत फिजिक्स में देखा ही है। देखा है, थोड़ा बहुत सुन रहा होगा थोड़ा बहुत देखा है, मतलब इतना पता है ना कि मैथ्स में एक चैप्टर है लिमिट्स नाम से, हाँ इतना भी सर। चलेगा। हाँ सर। सर थोड़ा अद्वैत, हाँ यूज 3D ज्योमेट्री खत्म हो गया बेटा।
आप लास्ट लेक्चर नहीं आए थे क्या 3D ज्योमेट्री वाला? उसमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया मैंने और क्या पढ़ाया था? सेक्शन फॉर्मूला ही लास्ट में पढ़ाया था, देख लेना एक बार, ठीक है? स्लाइड से समझ में आ गया। ओके, तो देखो लिमिट क्या हुआ ना कि एक्चुअली मैथमेटिक्स में दो तरह की एरा होती है, वन इज प्री कैलकुलस एरा एंड वन इज पोस्ट कैलकुलस एरा। तो मैथमेटिक्स बेसिकली मतलब जो पोस्ट कैलकुलस एरा है वो फंक्शन से स्टार्ट होती है, बट फंक्शंस व्हाट वाज एग्जैक्टली नॉट अ पोस्ट कैलकुलस एरा, फंक्शन वाज प्री कैलकुलस एरा, क्योंकि फंक्शंस हमें पहले से पता थे, जैसे y इज इक्वल्स टू x हो गया और y इज इक्वल्स टू साइन x हो गया, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता थी। बट पोस्ट कैलकुलस एरा में क्या हुआ ना कि जो फंक्शन की लिमिटेशंस थी हमने उस पर भी काम किया। लाइक वंस द कैलकुलस गॉट डेवलप्ड तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो सॉल्व नहीं हो रहे थे, एंड दे बिकेम सॉल्वेबल बिकॉज ऑफ दिस लिमिट्स, बिकॉज लिमिट्स केम इनटू मतलब कंसिडरेशन, लिमिट्स को कंसिडरेशन में लेकर के फिर चीज़ें करना शुरू किया, तो थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन। बहुत सारी चीज़ें पोस्ट कैलकुलस एरा में डेवलप हुई। अब एक सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन होता है मतलब एज एन डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा रॉकेट साइंस जो है आपका दैट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आगे अर्थ को छोड़ पाना वाज पॉसिबल, फिजिक्स में थ्योरी तो थी बट दैट बिकेम पॉसिबल बिकॉज हमने कैलकुलस कंसिडरेशन में लिया। तो मैनी थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन बिकॉज ऑफ कैलकुलस। तो लिमिट्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रीचिंग दैट, मतलब स्टार्टिंग स्टेप इज लिमिट्स। तो फंक्शंस पता होना चाहिए, इसका प्री रिक्विजिट होता है। तो फंक्शंस मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस बता रखे हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया है, थोड़ा थोड़ा आइडिया ही चलेगा अभी, ठीक है? अब देखो लिमिट्स क्या होता है, तो मैं एक बार अगर प्री कैलकुलस एरा में जाऊं तो काफ़ी पहले ग्रीक फिलोसोफर था एरिस्टोटल एंड प्लेटो, यू गाइस माइट हैव हर्ड द नेम्स, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा एरिस्टोटल एंड प्लेटो। तो देयर वाज अनदर फिलोसोफर नेम्ड ज़ीनो, ZENO, Zeno. So what Zeno did was, I hope I'm pronouncing it correctly, बाकी पता नहीं अगर कुछ और प्रोनाउंसिएशन है तो उसका। तो what Zeno did was कि Zeno was thinking, philosophers थे तो सोचते थे, he was thinking and एक क्वेश्चन था that got stuck in his head। ये सेम क्वेश्चन आप लोगों ने फिजिक्स में HC वर्मा में भी पढ़ा होगा, सिमिलर टाइप का। द क्वेश्चन वाज कि अगर मुझे ए पॉइंट से, हाँ जीपी पैराडॉक्स, वही जीपी पैराडॉक्स ही है, ए पॉइंट से बताया हुआ है क्या सर ने? पढ़ा था सर कहीं। अच्छा, if I have to go from A to B, if I have to go from A to B and if I'm taking rest at every half distance, जैसे मान लो A से B जाना है, A से B जाने के वक्त हाफ डिस्टेंस यहाँ पे था एंड आई टुक अ रेस्ट, ठीक है? फिर यहाँ से यहाँ पे वाले डिस्टेंस पे अगेन हाफ डिस्टेंस पे आई एम टेकिंग अ रेस्ट, अगेन नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस पे आई एम टेकिंग अ पहुंच रेस्ट, ही नहीं पाएंगे हम। तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इट विल टेक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, बट एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं। मतलब यू विल सम हाउ यू हैव टू रीच ना पॉइंट बी, सम टाइम एट सम टाइम यू विल रीच पॉइंट बी। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपका एससी वर्मा में भी था कि अगर एक फ्लाई है, वो हम एक कार से अगर एक वॉल को अप्रोच कर रहे हैं एंड इफ अ फ्लाई इज कंटिन्यूअसली गोइंग थ्रू एंड फ्रो, मतलब कार तक पहुंच रही है फिर वॉल तक जा रही है फिर वापस से फ्लाई बैक करके इस तरह से चल रही है, तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल द फ्लाई। केपी सर ने कराया है ऐसा क्वेश्चन। हाँ, तो ये एससी वर्मा में था ये क्वेश्चन। तो विल नेवर रीच बी, राइट, विल नेवर रीच बी। तो जीनो रीच्ड विद दिस टाइप ऑफ, इस तरह के बहुत सारे पैराडॉक्स के प्रॉब्लम्स के साथ ही रीच्ड एरिस्टोटल। तो बहुत तरह के सॉल्यूशंस मिले, मतलब बहुत तरह के फिलोसफिकल आंसर्स मिले उसके, बट नेवर द एग्जैक्ट कैलकुलेशन वाज पॉसिबल, या क्या फाइनल कंक्लूजन निकलेगा दैट वाजंट, मतलब एक सेटिस्फैक्टरी आंसर होता है ना कि जिसको सुन करके सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, देयर वाज नो सच आंसर्स। देन व्हाट हैपेंड इज कि कैलकुलस गॉट डेवलप्ड, मतलब लिमिट्स आई। अब लिमिट्स में क्या एडवांटेज हुआ, लाइक व्हाट, अच्छा बिफोर प्रोसीडिंग, आपका लिमिट को लेकर के क्या थॉट प्रोसेस है, लाइक व्हाट इज लिमिट? इतनी बार चैप्टर का नाम सुना है या इतनी बार सर यूज किया है? लिमिट
सर लिमिट बेसिकली चीजों की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, बट वो कहाँ जा रही है वो डिपिक्ट करना है, राइट ऐसा कुछ। राइट, किस तरफ बढ़ रही है वो डिपिक्ट करना। एनीवन एल्स? लिमिट सही था, एक टाइप ऑफ कंडीशन है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। मैक्सिमम और मिनिमम नहीं, थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गए। सेट अप्रोक्सीमेशन कह सकते हैं अप्रोक्सीमेशन। देखो लिमिट क्या होता है ना कि कोई भी फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, नियर अ पर्टिकुलर पॉइंट, हाउ अ फंक्शन इज बिहेविंग, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के आसपास कैसा बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर स्टडी करना है लिमिट्स, उसका बिहेवियर स्टडी करना है लिमिट्स। तो नोशन क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट नहीं आ जाते, पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास, नियर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, देखो जैसे मान लो इफ आई हैव अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है मेरे पास एंड लेट्स से ए है मेरे पास, तो पॉइंट ए पे डजंट मैटर वेदर द फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इधर से भी अप्रोच करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से भी अप्रोच करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉइंट ए के जब हम आसपास देखते हैं कि फंक्शन कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, whether the function is showing continuous behavior, discontinuous behavior, या फंक्शन की वैल्यू आसपास वाले रीजन में क्या है, विसिनिटी में क्या है उस पॉइंट के, तो इस तरह के चीज़ों को हम बोलते हैं कि हम लिमिट कर रहे हैं, हम फंक्शन को लिमिट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे लिमिट कर रहे हैं, हम ए पॉइंट पे लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट के आसपास फंक्शन का स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ए तक पहुंचते पहुंचते फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दैट थिंग। तो अब देखो क्या होता है कि लिमिट्स में बहुत तरह की हमारे पास फॉर्म्स होती हैं। जैसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस जैसे होते हैं, जैसे मान लो एक सिंपल सा मेरे पास फंक्शन हो गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x पे आपको पता है कि अगर मैंने बोल दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 3 पे क्या होगा, तो जैसे जैसे ही आप एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x, आपके पास एक लाइन आई और आपने क्या किया, x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लिया कि y की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब एज एन अगर लेफ्ट हैंड से चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि 8.99 समथिंग आ रहा है। अगर राइट हैंड से चेक करोगे, थोड़ा 3 के बाद से चेक करोगे तो यू विल गेट 9.01 समथिंग आ रहा है। तो रफली यू विल गेट एन आइडिया कि x टेंड्स टू 3 पे रफली द वैल्यू इज 9, मतलब द वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 9 या टेंडिंग टू 9। सॉरी, अच्छा ये जो नोटेशंस हैं ये बता दूं, जब मैं x, मान लो ये मेरे पास कोई फंक्शन था f ऑफ x, ठीक है, तो फंक्शन f ऑफ x को अगर मैंने क्या किया है, लिमिट डाल करके x टेंड्स टू a पे चेक किया है, लिमिट किया है कहाँ पे, x की वैल्यू a पे, तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन का बिहेवियर मैं स्टडी कर रहा हूँ x टेंड्स टू a, जब x की वैल्यू a के पास पहुंच रही है उस पे, तो फंक्शन का बिहेवियर जब मैं स्टडी कर रहा हूँ जब x की वैल्यू a को अप्रोच कर रही है उस पे, तो ये नोटेशन होता है पूरा कि इसको लिमिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंड्स टू a पे, a के पास पहुंचने पे दोनों लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से दोनों तरफ से पहुंचेंगे अब a के पास, और फिर फंक्शन का बिहेवियर कैसा हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है फाइनली। ठीक है, तो अगर मुझे राइट हैंड लिमिट लिखनी होगी, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब a को थोड़े पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, a के थोड़ा ज्यादा से साइड से इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मेरे पास लिमिट अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, वही एफ एक्स का बिहेवियर। और अगर इन जनरल मुझे लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लिमिट कंसिडरेशन में लेनी है तो ऐसे एक साथ लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो ये राइट हैंड लिमिट हो गई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और अगर दोनों कंसिडरेशन में लोगे तो इस तरह से लिखना है। ये तो हो गया नोशन। ठीक है, तो ये व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अगर मेरे पास कोई सिंपल सा फंक्शन दिया गिवन है, तब डायरेक्टली x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करके हम इसका बिहेवियर देख सकते हैं, बिकॉज कोई लिमिटेशन नहीं आ रही है मेरे पास कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन सर्टेन प्लेस, या फंक्शन इज कुछ ऐसा हो रहा है कि फंक्शन
कोई स्टडी नहीं कर पा रहा है उस पॉइंट पे। वेयर आज मान लो मेरे पास कुछ ऐसा सा आता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 by x minus 1 upon x minus 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 1 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो यू आर गेटिंग अ 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म मतलब अगर x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको 0, न्यूमरेटर भी 0 मिल रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 मिल रहा है। यहाँ पे लिमिट को कैसे स्टडी करना है, या मान लो कुछ मेरे पास इस तरह का केस आता है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। यहाँ पे अगर मैं x को वैल्यू a सब्सटीट्यूट करूंगा तो a टू द पावर n माइनस 0 0 a माइनस 0 0, तो 0/0 फॉर्म वापस से मिल रही है मुझे। जब इस तरह की कुछ लिमिटेशंस आती हैं तो हाउ विल हैव टू टैकल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, या इस तरह के फंक्शंस को कैसे, मतलब इस तरह के फंक्शंस को एग्जैक्टली a पे तो नहीं डिफाइंड नहीं है फंक्शंस, या एग्जैक्टली 1 पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड क्योंकि 0/0 फॉर्म हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे, उसके आसपास वाले एरियाज पे चेक करेंगे, लिमिट चेक करेंगे कि क्या कहते हैं, कैसा फंक्शन बिहेव कर रहा है, लाइक फंक्शन की उसके आसपास वाले रीजन में क्या वैल्यू है। ये आप लोगों ने एक बार पढ़ा भी हुआ है, tan x का जैसे ग्राफ देख लेते हैं। तो tan x के ग्राफ में आपने देखा कि π/2 पे क्या हो रहा है, tan x tan x Infinity को पे approach कर रहा है। tends to tends to infinity। infinity। राइट। π/2 पे द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, लेकिन अगर π/2 माइनस पे मैं देख रहा हूँ, π/2 माइनस पे मैं देख रहा हूँ तो पॉजिटिव इन्फिनिटी रिजल्ट फेच हो रहा है मुझे। वेयर एज इन π/2 प्लस पे देख रहा हूँ, π/2 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू पे देख रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी पे टेंड हो रहा है, बट एग्जैक्टली π/2 पे द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो वही यही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है कि लाइक एग्जैक्टली x इज इक्वल्स टू 1 पे द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, बट हम उसका बिहेवियर स्टडी करेंगे 1 से थोड़ा सा पहले और 1 से थोड़ा सा बाद में कि कैसा आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी। तो इन सब क्वेश्चंस में अगर मेरे पास 0/0 फॉर्म आती है, वैसे तो जब आप आईआईटी के लेक्चर्स में पढ़ोगे तो बहुत तरह की ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, बट सिंस हम यहाँ पे बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर बाकी सारी चीजें अपने आप ही अंदर समझ में आ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वो वाला फैक्टर एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे द फंक्शन इज गेटिंग नॉट डिफाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन x माइनस 1, ये क्वेश्चन था मेरा। इसको मैं क्या करूँगा, एलसीएम लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x अपॉन x इंटू x माइनस 1, राइट। x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों फैक्टर्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आई विल बी गेटिंग -1/x। अब अगर x की वैल्यू में 1 सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, मैंने वो फैक्टर ही कैंसिल आउट कर दिया या वो फैक्टर ही हटा दिया जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा था। तो प्रोसेस विल बी कि अगर मुझे 0/0 फॉर्म मिल रहा है तो मैं वो वाला फैक्टर एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा था। एंड अगर हो जा रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो देखेंगे, अगर कुछ एडजस्टमेंट करके भी हो जाए तो फिर तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 रखोगे तो -1 आ गया, मतलब एग्जैक्टली द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 1, बट अगर लिमिट कर रहा हूँ मैं x को वैल्यू 1 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू -1 मिल रही है। सर एक डाउट, जैसे हाँ बेटा, सर हम कैंसिल तभी करते हैं ना जब, मतलब वो कंडीशन तो यही होती है ना कि x नॉट इक्वल टू 1 पे ही हम दो फैक्टर्स उसके कैंसिल कर सकते हैं। सॉरी मैं पॉइंट समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा, क्या कह रहे हो। सर अगर हमें कोई भी दो फैक्टर्स फ्रैक्शन में कैंसिल करना है तो वो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन होती है ना, तो यहाँ 0 और 1 पे कैंसिल नहीं कर सकते। क्योंकि हम यहाँ पे 1 को देख ही नहीं रहे ना, हम 1 को अप्रोच करना है हमें, मतलब एज एन लिमिट की डेफिनेशन क्या है कि लिमिट को हम एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं स्टडी कर रहे होते, हम उसको अप्रोच करते वक्त स्टडी कर रहे होते हैं। मतलब एज एन, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी भी छोटी रखोगे ना, जैसे 0.9999 रखना स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे भी 0.9999 रखना स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली दैट कैन बी कैंसल्ड आउट, राइट। हम एट x इज इक्वल्स टू 1 स्टडी ही नहीं कर रहे हैं। यस सर, समझ गया क्या? यस सर। तो वो मतलब डेफिनेशन में इसीलिए हम एट पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं नियर बाई एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट।
ठीक है, तो हाँ, अभी कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ये बेसिकली एक थ्योरम हो जाएगा हमारा, इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। अब ये आप लोगों को बेसिक जील के मॉड्यूल में भी बताया गया है, और जब एकदम बेसिक क्लासेस चल रही थी तो HM सर ने भी बताया है कुछ स्टूडेंट्स को, नॉन इंटीग्रेटेड वालों को, मतलब इंटीग्रेटेड गुजराती सर के बैच में जो थे इनिशियली, उनको भी बताया गया है। इसको आई कैन राइट एज x माइनस a इंटू एक्स प्लस a। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को आप लिख सकते हो x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली x टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 को आप लिख सकते हो x माइनस a इंटू एक्स टू क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, राइट? ये आप लोगों ने देखा होगा। सिमिलरली x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n को हम लिख सकते हैं x माइनस a, मतलब x माइनस a विल ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ दिस थिंग, एंड बची हुई चीज़ें आप x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, आप इस चीज़ को एक बार देख लेना, ये जील के मॉड्यूल में भी एक्सप्लेन्ड है। मतलब जो जील का बेसिक वाला मॉड्यूल, मतलब जो बेसिक वाला PDF आपको भेजा गया था ना एकदम स्टार्टिंग वाला, उसमें दिस थिंग वाज देयर। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आई कैन राइट दिस एज x माइनस a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस so on a to the power n minus 1 upon x minus a, लिमिट x टेंड्स टू a। अब ये दोनों फैक्टर्स हम कैंसिल आउट कर देंगे, और बेसिकली वो वाला फैक्टर मैंने हटा दिया जिसकी वजह से द फंक्शन वाज गेटिंग नॉट डिफाइंड। तो अब मैं वापस से अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा एक यहाँ पे, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, पहला टर्म आ जाएगा a टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट टर्म में अगर a सब्स्टिट्यूट करोगे तो a इंटू ए टू द पावर n माइनस 2 विच विल अगेन बी a टू पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन a टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे कितने टर्म्स आएंगे? n टर्म्स आएंगे। देखो जब यहाँ पे पावर 2 था तो यहाँ 2 टर्म्स आ रहे थे, पावर 3 था तो यहाँ 3 टर्म्स आ रहे थे, तो पावर n है तो यहाँ n टर्म्स आएंगे। तो n टर्म्स अगर आएंगे तो बेसिकली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। 2 बार ऐड करोगे तो 2 इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, n टाइम्स ऐड करोगे तो n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हो। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला आया मेरे पास, इसको हम थ्योरम की तरह यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ये हो जाएगा n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1। ये मुझे फॉर्मूला याद रखना है, याद क्या रखना है, ये डिफरेंशिएशन वाला ही फॉर्मूला है, पता ही होगा। ठीक है, अभी ये बाद में मैं डिफरेंशिएशन से रिलेट करूंगा। जो डिफरेंशिएशन की जितनी भी चीज़ें बनी है ना, दैट इज बेस्ड अपॉन लिमिट्स। जो भी आपका डिफरेंशिएशन आया है, जो आगे जाकर के इंटीग्रेशन आया है, स्टार्टिंग सबकी लिमिट से हुई थी। दैट इज वाई कैलकुलस में सेकंड चैप्टर इज लिमिट्स, फर्स्ट चैप्टर इज फंक्शन। फंक्शन पता होना चाहिए तभी हम अप्लाई कर पाएंगे उस पर लिमिट्स। तो बेसिकली फंक्शन थोड़ा सा इधर उधर चलता है कि लाइक कई बार कैलकुलस में इंक्लूड करते, कई बार नहीं करते, बट हाँ, फंक्शन इज द फर्स्ट चैप्टर दैट यू विल स्टडी फॉर कैलकुलस। क्योंकि सारे फंक्शंस अगर आपको पता होंगे तभी आप उस पर लिमिट्स अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको फंक्शन ही नहीं क्लियर होगा, अभी मैं सिग्नम ऑफ एक्स लिख दूंगा, तो आपको अगर आपको सिग्नम ऑफ एक्स ही नहीं पता कि क्या होता है, तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच यू फंक्शन की डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, लिमिटेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, उसके बाद फिर हम लिमिट्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दिस इज मतलब दिस इज वेरी सिमिलर टू द डिफरेंशिएशन फॉर्मूला दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। अभी मैं इसको बाद में लिंक करूंगा उससे। ठीक है, तो ये एक थ्योरम होती है हमारे पास। अब जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया x टू द पावर 4 माइनस 625 अपॉन x माइनस 5, लिमिट x टेंड्स टू 5। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, इसको 5 टू द पावर 4 लिख सकते हो। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, n
n is 4, इसको मैं 5 to the power 4 लिख सकता हूँ, into a is 5 to the power n minus 1, 3, which will be 600, right? तो ये आ गया। तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते सर हैं। 500 सॉरी 500 125 था। ओके, नाउ अब आता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, तो अगर मान लो मेरे पास अभी इस पे मैं और अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बस इसको ध्यान में रखना है इस फॉर्मूले में। अब आता है कि मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, ऐसा कुछ करना है। तो या तो आप f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x फाइनली कैलकुलेट करके फिर लिमिट अप्लाई करो, या दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करके फिर कैलकुलेट करो, बात एक ही है। लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, सेम वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी है और सेम वही चीज़ डिवीजन में भी है। अगर x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x, मेरे पास दो फंक्शन है, तो मैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ऐसा भी कर सकता हूँ। यही सेम चीज़ डिवीजन में भी है। इफ़ यू हैव अ मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? यस सर। यस सर। प्रसन्ना बेटा एक बार अपना वो चेक करो, क्या कहते हैं, नेट चेक करो, मेरे एंड से तो क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज मान लो मेरे पास कोई कांस्टेंट हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a और k टाइम्स ऑफ f ऑफ x, ऐसा कुछ लिखा है, तो इस k कांस्टेंट को मैं लिमिट के बाहर ले सकता हूँ। ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब इस फॉर्मूले पे बेस कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर कोई भी क्वेश्चन में वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, लाइक नहीं हुआ तो कोई और वे है? मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है कई बार, और मतलब बेसिकली अगर 0/0 फॉर्म आ रही है और अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा एडजस्ट करके इस फॉर्म में ले आएं, ठीक है। ओके सर। जैसे मान लो, जैसे एक क्वेश्चन है कि x to the power 15 minus 1 upon x to the power 10 minus 1, लिमिट x टेंड्स टू 1। एक बार ये सिंप्लीफाई करो और फिर ये भी करो। ये x है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल वी सॉल्व इट? फर्स्ट क्वेश्चन सर ऊपर नीचे x -1 से डिवाइड करेंगे। राइट, ऊपर नीचे x -1 से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू द पावर 15 minus 1 अपॉन x minus 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर 10 minus 1 अपॉन x minus 1। और अभी मैंने बताया कि लिमिट्स को अलग अलग भी कर सकते हो, like this can be written as x raised to the power 15 minus 1 upon x minus 1 upon limit x tends to 1 x raised to the power 10 minus 1 upon x minus 1। एंड एक बार ये मिल गया तो आपको n into a to the power n minus 1 अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 into 1 to the power 14 upon 10 into 1 to the power 9, which is 3/2। समझ में आया कैसे एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है? ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था।
एक बार ये वाला क्वेश्चन करो। सर x टेंड्स टू क्या है वो? 0 है बेटा, खुद ही देखो 0/0 फॉर्म कहाँ पे आएगी, 0 रखने पे आएगी ना। सर x को t-1 सब्स्टिट्यूट कर दें। सर 1/1 + √2 है क्या? 1/1 + √2, x को t-1 सब्स्टिट्यूट कर दें। नहीं सर, सॉरी 1/2 1/, इक्वल टू 0 मैंने अभी देखा। हाँ 0 है। कितना आंसर बोल रहे हो? 1/2। हाँ 1/2 सही है। हाँ सही कर रहे थे बेटा आप, x को 1 + x को बेसिकली t सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 सर + x मैंने को, वैसे नहीं किया अच्छा कैसे किया पार्ट? सर, मैंने x को सेपरेट किया √1 + x और √1 + x - x को। √1 और + फिर x + x, +1 सर, अच्छा √1 √1 + + x x, +1 एंड √1 + x -1। ओके। उससे ज़्यादा अच्छा मेथड ये है, मतलब सर लाइक, ऊपर से फिर कट हो गया था तो। हाँ मैं समझ गया, लेकिन उससे वो सबको शायद ना दिखे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सबको क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मैं 1 + x को अगर मैं t मान लूँ, क्वेश्चन क्या था, 1 + x - 1/x, ठीक है। तो हाँ, तो क्वेश्चन वाज दिस, अगर मैं 1 + x को t मान लूँ तो बेसिकली x = t-1 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा t⁻1/2 - 1 तो कुछ भी लिख सकता हूँ अपॉन t-1। फॉर्म दिख गई आप लोग को, वही वाली जो रिक्वायर्ड थी। अच्छा यहाँ पे एक और चीज, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हो तो अगर मान लो x टेंड्स टू 0 आ रहा है तो t टेंड्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? t टेंड्स टू 1। 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, देखो t की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो वेरिएबल भी हम अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। जैसे 1 + x को मैंने t मान लिया, यहाँ पे लिमिटेशन x के ऊपर थी, अभी आपने t लिया है तो लिमिटेशन x के ऊपर डालोगे, लिमिट्स को t को लिमिट करने की कोशिश करेंगे, तो t टेंड्स टू 1 आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या हो जाता है, n × a to the power a is 1 to the power n - 1, 1 की पावर कुछ भी हो जाए 1 ही रहेगा। -1/2 -1/2 नहीं, हाँ मतलब ऊपर पावर में -1/2 आ जाएगा, पावर फाइनल आंसर, -1/2। हाँ पावर हाफ आ जाएगा, मतलब वैल्यू हाफ आ जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट दिखना, और ये ज़्यादा इजीली दिख रहा है, मतलब और भी बहुत सारे। 1 + x को t नहीं ले सकते? 1 + x को t तो लिया है, नहीं, √1 + x। अच्छा √1 + x को अगर t लेंगे तो क्या हो सर जाएगा, तो वो x की वैल्यू, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा। हाँ मान लेते हैं √1 + x को t ले लेते हैं, तो 1 पर + फिर x भी इज आ इक्वल, जाएगा, आ जाएगा इससे फिर t² भी, -1 हाँ हो जाएगा। फिर x = t² - 1 हो जाएगा। फिर ऊपर आपका आएगा t-1 अपॉन t² - 1। अब क्या करेंगे, t + 1 × t - 1। वही a + b t+1, -b। तो t1 अपॉन t+1 आ जाएगा, और वहाँ से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, राइट, वैसे भी आ जाएगा। बेसिकली द पॉइंट इज कि जो फैक्टर उसको 0/0 फॉर्म कर रहा है ना, उस फैक्टर को एलिमिनेट करना है। तो अगर ये फॉर्म है, इस फॉर्म में तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अगर किसी और फॉर्म में है तो आप खुद से भी कैंसिल आउट कर सकते हो उसको, कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमें एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यूज करना है। ये इस फॉर्म में मिल जाएगा तो यू ऑलरेडी हैव अ डिफाइंड फॉर्मूला फॉर दैट एंड यू कैन डायरेक्टली यूज इट। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू limit x tends to 1, 2x - 2 upon root of
cube root of 26 plus x minus 3. Limit x tends to 1, 2x minus 2 upon cube root of 26 plus x minus 3. अच्छा, मैं इस चैप्टर से आई एम नॉट सीइंग दैट व्हाट ऑल सिलेबस हैज बीन डिलीटेड। ये मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा जितने एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, लिमिट्स के ऊपर एक एक्सरसाइज है, डेरिवेटिव्स के ऊपर एक या दो एक्सरसाइजेज हैं। ये मैं पूरा पढ़ाऊंगा रिस्पेक्टिव ऑफ द सिलेबस दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ सीबीएसई। सर इस चैप्टर में से वो डिलीटेड नहीं है। नहीं कुछ डिलीटेड है। हाँ, तो मतलब मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन वही मेरे पॉइंट था कि इसको पूरा ही पढ़ेंगे। सर ये तो फाउंडेशन है ना अगले साल के लिए, वो तो जरूरी है। हाँ वही वही, और प्लस इसमें हम बस एक फॉर्म पढ़ेंगे यहाँ पे 0 by 0। इस तरह के 7 फॉर्म्स होते हैं जो अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस होते थे, जिसमें हम डिफरेंट तरह की ट्रिक्स यूज करेंगे, उनको एडजस्ट करेंगे, लिमिट्स का यूज करेंगे। देयर आर 7, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑल टुगेदर। 0 by 0 फॉर्म इज जस्ट वन दैट यू आर स्टडीइंग इन एनसीईआरटी। ओके, इसका आंसर आया? गुड थिंग इसकी हमारा पेस बहुत सही चल रहा है। एंड लिमिट्स अगर मैं 2 लेक्चर और दे दूंगा प्रॉपरली, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सब सही से समझ में आ गया, फिर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो आपकी है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे 11th वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो 11th प्लस 12th मिला करके फिर पूरा सिलेबस बनना चाहिए, बट वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो बहुत ईजी हो गया है। और सर स्टैटिस्टिक्स, 54 है ना? हाँ राइट बात। और स्टैटिस्टिक्स में क्या ऐसा होता है कि मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। मतलब स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में कभी टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो थ्योरी वाइज स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वी आर वेरी मच ऑन ट्रैक। 15 दिसंबर है, 10 जनवरी तक, 10th of January तक सिलेबस विल बी कंप्लीट। फिर आपको रिवीजन लेक्चर्स रिक्वायर्ड होगा, तो अकॉर्डिंगली हम उस चैप्टर का रिवीजन लेक्चर प्लान कर लेंगे फ्रॉम फॉर योर स्कूल टेस्ट। मेरे एंड से मतलब फ्री हो जाओगे। और किसी का आंसर आया? यस सर 54। 27 to 254। 54 आ गया ना? मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, 26 प्लस एक्स को टी मान लेते हैं। सर होल क्यूब मतलब क्यूब रूट को मान लेंगे तो एकदम एग्जैक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। क्यूब रूट को मान लेते हैं तो 26 प्लस x से भी लग जाएगा। 26 प्लस एक्स विल बी टी क्यूब। ठीक है, 26 प्लस एक्स विल बी टी क्यूब। अगर x 1 को टेंड हो रहा है तो t टेंडिंग टू कहाँ तक आ रहा है? 27। 27 3 3 आएगा ना बेटा? अच्छा हाँ, ठीक है। x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो, t की वैल्यू निकालो, 3 आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन कैसा चेंज हो गया? x को टी क्यूब माइनस 26 लिख दिया, -2, 2 ये पहले से था, और ये क्यूब रूट ऑफ x को t लिख दिया -3। लिमिट t टेंड्स टू 3। अब सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 कॉमन लेकर के बाहर ले आ सकते हो, टी क्यूब -27 हो जाएगा। तो
टी क्यूब माइनस 3 का क्यूब अपॉन टी माइनस 3 लिमिट t टेंस टू 3। तो अब आप लोग को फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज 54। n इंटू a, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो n is 3 इंटू a is 3 टू द पावर n माइनस 1 2, और ये 2 बाहर जो पहले से मल्टीप्लाई था उसको मल्टीप्लाई किया तो 54 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। ठीक, तो बस यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। और भी हैं, सैंडविच थ्योरम भी है और भी है, बस उनको समझाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, 10-15 मिनट, तो समझा दूंगा तो फिर बच जाएगा लेक्चर। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 इतना सॉल्व कर लेना। ठीक है, काफी ओरल क्वेश्चंस हैं और क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई डाउट होगा तो रीच आउट कर लेना। और अभी सीवुड सेंटर पे आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 to 4:30 या 5 तक, तो किसी को आना होगा तो आ जाना मिलने के लिए। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, sir. बाय 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 बाय। पहिला